Thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video in which we will study about cardiac cycle. हम cardiac cycle के बारे में पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हमने हार्ट, उसके फंक्शनिंग, उसके पाथवे सब कुछ देख लिया था. इस वीडियो में हम cardiac cycle को स्टडी करेंगे, ECG को स्टडी करेंगे एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो SVC और IVC हमने सारे पार्ट्स, सारों के नाम, सारों के वाल्व के नाम सब कुछ उस वीडियो में पढ़ लिया है. यू कैन चेक दैट वीडियो आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. And in this video we will just see about the cardiac cycle, how the blood comes and goes and how the mechanism is. So let's start. SVC और IVC से blood आया deoxygenated blood right atrium में. अभी राइट एट्रियम में ब्लड आया है. इसके बाद हमने पढ़ा है कि वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. और सिमिलरली जो इसके पहले जो कार्डियक साइकिल हुई होगी, वहां से जो ब्लड पूरा पाथवे ट्रेस करके, पूरा पाथवे कवर करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर भी आया होगा. ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियस होगी. पेसमेकर जो लगा हुआ है, ऐसे नोड जिसे हम पढ़ते हैं, तो ऐसे नोड है, ये इंपल्स जनरेट करेगा. लेकिन इंपल्स जनरेट करेगा तभी ये ब्लड नीचे जाता है, ऐसा नहीं. पहले दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल सारे डायस्टोल में होते हैं, मतलब सारे रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, मस्त बैठे हुए रहते हैं. अभी क्या होगा कि ये वाल्व जो होते हैं एकदम एग्जैक्टली क्लोज भी नहीं होते हैं और पूरे ओपन भी नहीं, ऐसे थोड़े ओपन होते हैं. तो 70% ब्लड फ्लो ऑलरेडी नीचे हो रहा होता है, 70% ब्लड ऑलरेडी नीचे जा रहा होता है. लेकिन ऐसे नोड बोलता है ब्लड को निकल यहाँ से. वो ब्लड को बिल्कुल रहने नहीं देगा एट्रिया में, उसको बाहर फेंक देगा. तो ऐसे नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है दोनों एट्रिया के तरफ और उनको सिस्टोल में जाने को बोलता है. इंपल्स ऐसे भेजता है कि वो सिस्टोल में जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. तो जब ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सपोज करो माय हैंड, ये मेरा जो हाथ है, ये है हार्ट, ऊपर के फिंगर्स यानी एट्रिया और नीचे पाम यानी वेंट्रिकल्स. तो अगर ये दोनों रिलैक्स्ड पोजीशन में, इसमें ब्लड आया, वाल्व थोड़े ओपन है, तो ब्लड नीचे जा रहा है 70%. लेकिन ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया. अब एट्रिया हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स अभी भी डायस्टोल में, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो ये वाल्व है ये इस तरह से ओपन होंगे. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड पे यहाँ पर प्रेशर लगा. ब्लड पे प्रेशर लगने के कारण ये जो वाल्व है ये ऐसे ओपन हो गया. और वाल्व ऐसे ओपन हो गया तो 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो पूरा ब्लड नीचे आ जाता है वेंट्रिकल्स में. अभी वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद ये जो एट्रिया है ये रिलैक्स पोजीशन में यानी डायस्टोल में चली जाती है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, वेंट्रिकल्स सिस्टोल में जाते हैं. इसके लिए इंपल्स भेजता है हमारा एवी नोड, उसके बंडल ऑफ हिस के थ्रू और पर्किंजिस फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में इंपल्स कन्वे हो जाती है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड बोलता है अब मैं जाता फिर से एट्रिया में, ब्लड ऐसा ही बोलेगा मैं फिर से एट्रिया में जाता हूँ. लेकिन ये जो वाल्व है ये उसको जाने नहीं देते. कैसे? ये वाल्व तो इस तरह से ओपन हो सकते थे और ब्लड ऊपर जा सकता था, लेकिन ये वाल्व कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं. ये वाल्व ऐसे ही ब्लड को ऊपर नहीं जाने देते. इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. एंड हाउ इट डज, तो यहाँ पर ये इसे हम मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो ये जो वॉल है, ये जो वॉल है वेंट्रिकल्स की, इसके साथ ये ऐसे कुछ मसल्स जुड़े हुए रहते हैं. इस वॉल के साथ इस वाल्व के कुछ ऐसे मसल्स जुड़े हुए होते हैं जिसका नाम होता है पैपिलरी मसल्स. पैपिलरी मसल्स या फिर इसे हम बोलेंगे कॉर्डी टेंडिनी. इसका नाम होता है कॉर्डी टेंडिनी. इधर भी सिमिलर ऐसे ही मसल्स होते हैं जो वाल्व को इस तरह से ओपन नहीं होने देते बल्कि ऐसे क्लोज करते हैं. और ये जो वॉल है वेंट्रिकल्स की, इसके ऐसे कुछ फोल्ड्स होते हैं जिनका नाम होता है कॉल्यूमनी कार्नी. वॉल के फोल्ड्स को हम बोलेंगे कॉल्यूमनी कार्नी. अभी जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ दिस पैपिलरी मसल्स. वाल्व ओपन नहीं होंगे ऊपर के साइड और वो क्लोज हो जाएंगे वाल्व, तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा. और ये जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं हमारे सिस्टमिक एओर्टा के और पल्मोनरी आर्टरी के, वो इस तरह से डिजाइन होते हैं, तो वो ऐसे ओपन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है उस पर प्रेशर आया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और जो ब्लड है वो इधर से ऐसा चला जाता है और इधर से ऐसा चला जाता है. इधर से वो जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन लेकर पल्मोनरी वेन्स में इधर आएगा और फिर यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू हो जाता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलकर सप्लाई होता है. नाउ वी विल सी द टाइमिंग ऑफ दिस. तो अगर हम पूरी कार्डियक साइकिल देखते हैं तो उसमें हमारा जॉइंट डायस्टोल
जिसे हमने बोला था पूरे एट्रिया दोनों और दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, दोनों रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए हैं और ब्लड थोड़ा थोड़ा 70% फ्लो हो रहा है नीचे। जो जॉइंट डायस्टोल हमने बोला था सभी रिलैक्स स्टेज में पूरा हार्ट, वो होता है जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का। उतने में ही 0.4 सेकेंड में ही एट्रिया को सहन नहीं होता है, ब्लड एट्रिया में है तो ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन इंपल्स भेज देता है, सिस्टोल में एट्रिया चले जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो ये जो एट्रिया सिस्टोल में गए यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए वो हुए 0.1 सेकेंड के लिए। तो एट्रियल सिस्टोल था हमारा 0.1 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल था 0.7 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था 0.3 सेकेंड का। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल में थे तभी तो एट्रिया डायस्टोल में थे, उसी वक्त पे डायस्टोल में थे, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल था हमारा 0.5 सेकेंड्स का। तो इस तरह से अगर हम पूरा काउंट करते हैं तो हमारी 1.6 सेकेंड्स की कार्डियक साइकिल आती है। बट ऐसा नहीं होता है, इस चक्कर में मत रहना कि इसकी टोटल ये होती है, बल्कि ये होता है 0.8 सेकेंड का। आपको एक चीज बताया था कि ये जो हार्ट है तो जब इधर ब्लड आया था तभी इधर आया था, और जब इधर से इधर गया तभी इधर से इधर, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेसेस है। तो ये दोनों अगर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं तो हम यहां से इसके थ्रू पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू। ये जो अंदर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसे आप समझ सकते हो, ये है एट्रिया और ये जो है ये है वेंट्रिकल्स, बाहर का सर्कल वेंट्रिकल्स। ओके, एंड ये आप उसको सेकेंड्स काउंट करो, टाइमिंग है ये 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट में गए 0.1 सेकेंड के लिए तो इसे हम शेड कर देंगे, जो अनशेडेड है वो डायस्टोल में है और जो शेडेड है वो सिस्टोल में है। जो एट्रियल डायस्टोल है वो है 0.7 सेकेंड का, मतलब यहां से लेकर पूरा 0.7 सेकेंड तक एट्रियल डायस्टोल। अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड का, मतलब इधर हम शेड करेंगे। एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा 0.2 सेकेंड्स के से लेकर तो 0.4 सेकेंड्स तक 0.3 सेकेंड का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी अगर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तभी तो एट्रिया डायस्टोल में है। जो ये 0.7 सेकेंड हम काउंट कर रहे हैं उसमें से ही कुछ पार्ट है 0.3 सेकेंड का, तो उसको अलग से नहीं गिना जाता है। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू नाउ। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 का और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमारा आ गया 0.5 सेकेंड्स का। अभी जॉइंट डायस्टोल, जब एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में है, जैसे ये 1 2 3 4, ये 4.4 सेकेंड्स, ये जो है ये है हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 0.4 सेकेंड का है डायस्टोल, जिसमें दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स डायस्टोल में सारा कुछ, इसलिए इसे हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जब तो गाइज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ हार्ट, लब एंड डब। वो धक धक नहीं बल्कि लब डब होता है। तो लब डब एग्जैक्टली होता क्या है? तो जब भी हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाले वाल्व और ये वाला वाल्व जब क्लोज होता है तब साउंड आता है लब। और जब सेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी एओर्टा का सेमिलुनर वाल्व और सिस्टमिक एओर्टा का ये वाला सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होता है तब डब साउंड आता है। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व से लब साउंड और क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व से डब साउंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लब डब। अभी हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो कार्डियक आउटपुट एग्जैक्टली होता क्या है? वो ये होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट, CO जिसे हम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट एवरेजली बीट करता है, और एक बार जब हमारा हार्ट बीट करता है तो 70 ml ब्लड बाहर जाता है हार्ट से। सो इज़ इक्वल टू 5 लीटर अप्रॉक्स, और ये होता है हमारा कार्डियक आउटपुट, मतलब बीट्स पर मिनट। और ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब एक बार बीट होने पर कितना ब्लड बाहर जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट स्ट्रोक वॉल्यूम। वो आता है हमारा कार्डियक आउटपुट, उनको मल्टीप्लाई करने से दैट इज़ 5 लीटर। अभी जो न्यूरॉन होता है, हम बोल रहे हैं ना हार्ट में इम्पल्स जाता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इम्पल्स तो न्यूरॉन भेजते हैं। हालांकि हार्ट में न्यूरॉन नहीं भेजते, लेकिन एक्शन पोटेंशियल तो उसी तरह से जनरेट होगा। सो जो न्यूरोलॉजी वाला पार्ट होता है हमारा, न्यूरॉन में किस तरह से कंडक्शन होता है इम्पल्स का, तो वो तो हम न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा ओवरव्यू हमें ले लेना चाहिए वहाँ का,
तो हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। हालांकि हार्ट में कोई न्यूरॉन तो नहीं होते, लेकिन जो भी कंडक्शन हो रहा है वो तो नोडल मस्कुलेचर सारा है ही, जिसमें एक्शन पोटेंशियली जनरेट होता है, मैकेनिज्म तो सारा वही है। तो अंदर जो है, ये सपोज करो न्यूरॉन है, न्यूरॉन एंड उसके अंदर जो होता है माइनस चार्ज होता है और बाहर सोडियम आयंस के कारण प्लस। तो होता ये है कि बाहर का प्लस अंदर आता है और ये सारे प्लस हो जाते हैं और बाहर के सारे जो है वो माइनस हो जाते हैं, वो सारे यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ये होता है डीपोलराइजेशन। और अगर फिर से वापस पहले जैसा हो गया सारा, कैसा कि अंदर फिर से माइनस और बाहर प्लस, तो ये होता है हमारा रीपोलराइजेशन। तो ये दोनों टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ईसीजी। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड सिमिलरली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ग्राफ हमें लगता है कि हमारे हाथ में जो पेपर आता है वो होगा और ग्राम यानी मशीन होगा, लेकिन ग्राफ यानी यहाँ पर मशीन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो होता है मशीन, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो होता है वो चीज़ जो हमारे हाथ में आता है ईसीजी बोलकर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ईसीजी का वेव कैसे होते हैं। तो ये होता है पी वेव, ये होता है क्यू आर एस और ये टी। पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलेंगे, और ये टी वेव। तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारी पूरी कार्डियक साइकिल को। तो यहाँ पर जो पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करेगी एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। और क्यू आर एस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रियल डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रियल सिस्टोल। और जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रियल रीपोलराइजेशन। तो ये चीज़ें आई होप इट इज़ क्लियर। एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो कितने हैं टोटल ईसीजी में, वो अगर हम काउंट कर ले तो उससे हम पता कर सकते हैं कि बिट्स पर मिनट कितने हैं, कितने बिट्स है पर मिनट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसीजी। इसमें हमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाने पड़ते हैं बॉडी पे, 1 to each wrist and 2 a ankle. Thank you for watching this video. If you understand this topic, then please hit the like button and make sure you press that red button called subscribe. Thank you.